Okay, students. Students, if you remember last lecture we have started with topic called foreign policy, right? अगर याद रहेगा तो फॉरेन पॉलिसी में हम लोग ने स्टार्ट किया था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरडिपेंडेंस के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस? इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर, बराबर ना? एवरी रिच नेशन हैज टू डिपेंड ऑन स्मॉल नेशन, एवरी स्मॉल नेशन हैज टू डिपेंड ऑन रिच नेशन. आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस. याद है? अच्छा, मैंने बताया था अमेरिका को डिपेंड करना पड़ता है इंडिया के ऊपर, इंडिया को भी डिपेंड करना पड़ता है अमेरिका के ऊपर. बेटा आत्मनिर्भर नहीं, बेटा आत्मनिर्भर अलग होता है, बेटा दिमाग मत लगाओ इतना, है कि नहीं? अच्छा, आगे हम पढ़े, धीरे 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 हम आगे गए थे. एक आगे हम लोग ने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट मतलब देश के हित के लिए, देश का जो चीज से फायदा हो रहा है वो चीज को हम लोग बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट, राइट? अच्छा, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिर रिमेंबर मैंने बताया था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी में सेकंड पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम. Now the question arises, so what do you mean by political system? Students, एक सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देना. हमारे यहाँ पे अगर मालूम रहेगा तो पिछले 7 साल से कौन सा गवर्नमेंट चल रहा है? कौन गवर्नमेंट है? कौन सा पार्टी रूल कर रहा है हमारे यहाँ पे? जरा बताओ ना. बीजेपी. क्या बात है, राइट? अच्छा स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर हमारे यहाँ पे बीजेपी रूल कर रहा है, सबको पता है. बीजेपी में हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है बीजेपी में? नरेंद्र मोदी जी. आज नरेंद्र मोदी जी की वजह से 2 मिनट रुको बेटा, 2 मिनट. अच्छा, सो स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था हमारे यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट चल रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट. एंड बीजेपी में हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी. नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर. सबको मालूम है नरेंद्र मोदी जी जैसा बोलेंगे वैसा हमारे कंट्री में चलना चाहिए. मानते हो बात पक्का? बट नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं हर चीज के लिए कोई ना कोई तो अपोज करता है. कोई मेरे को बोल सकते हैं कौन सा पार्टी अपोज करता है? जरा बताओ. अरे वाह, कांग्रेस पार्टी. मतलब मैं कांग्रेस पार्टी को एक और नाम दूं, ऑपोजिशन पार्टी. मानते हो बात पक्का? मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ अच्छा करना चाहते तो सबसे पहला टोक टोक कौन करता है? ऑपोजिशन पार्टी. और हमारे कंट्री में ऑपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी. बेटा राहुल गांधी कौन सगे वाला है? इज्जत दो राहुल गांधी जी, ऐसा है कि नहीं? तो स्टूडेंट याद रखना, हमेशा याद रखो, हम लोग ने एक और चीज बताया, पॉलिटिकल सिस्टम में 2 टाइप के लोग हैं. वन इज रूलिंग पार्टी एंड सेकंड वन इज ऑपोजिशन पार्टी. हमेशा याद रखो, रूलिंग पार्टी जो बोलेगा उसको अपोज करने के लिए सबसे पहले कौन रहेंगे? ऑपोजिशन पार्टी. वही चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, बता रहा हूँ. याद रखना हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में, फिर रिमेंबर स्टूडेंट्स, 2 हाउसेस है, वन इज लोकसभा एंड राज्यसभा. कोई भी रूल, कोई भी लॉ हमारे कंट्री में हमको पास करना है ना, तो याद रखना लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन होता है. एंड लोकसभा में हमेशा याद रखो, कोई भी लॉ को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन से पार्टी होते हैं? मालूम है? रूलिंग पार्टी. सो याद रखना स्टूडेंट्स, रूलिंग पार्टी में सबसे मेन पार्टी दैट इज नथिंग बट बीजेपी. एंड यही रूलिंग पार्टी को अपोज करने के लिए मैंने दूसरा पार्टी कौन सा बोला था? कांग्रेस. कांग्रेस सबसे पहला आवाज उठाएगा, क्वेश्चंस रेज करेंगे एंड ये क्वेश्चंस का जवाब रूलिंग पार्टी को देना पड़ेगा, वो भी प्रॉपर तरीके से. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी फॉरेन पॉलिसी कंट्री में इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहला वो चीज को इंट्रोड्यूस कौन करेंगे? रूलिंग पार्टी. एंड उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे. ये क्वेश्चंस कौन रेज करेंगे स्टूडेंट्स? कांग्रेस पार्टी, दैट इज ऑपोजिशन पार्टी. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी पॉलिसी हमारे कंट्री में जो भी पॉलिसी बनता है वो सबसे पहला डिस्कस कहां पे होता है? 2 हाउसेस में. वन इज लोकसभा, सेकंड वन इज क्या बताया था मैंने? राज्यसभा. याद रहेगा स्टूडेंट्स? सो अगेन, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम हैव टू टेक इनटू अकाउंट द इंक्लिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स व्हाइल शेपिंग फॉर, बिकॉज अफेयर्स इन नेबरिंग नेशंस अफेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स. सुनो एक बात बताता हूं, हमारे यहाँ पे मोर देन 28 स्टेट्स है. मानते हो? हम कोई भी नेबरिंग कंट्री से डील करते हैं ना, तो हमको देखना पड़ता है कि उसका इंडिया में 28 या 29 स्टेट्स में से कोई स्टेट्स को इफेक्ट हो रहा है कि नहीं. लेट्स टेक एग्जांपल. आज अगर हम श्रीलंका के साथ डील करते हैं ना, तो श्रीलंका के साथ जो भी डील करेंगे उसका पहला इफेक्ट किसको होगा मालूम है स्टूडेंट्स? याद रखना, तमिलनाडु. वैसे ही बांग्लादेश के साथ हम जो भी डील करेंगे, बांग्लादेश का पहला इफेक्ट किसको होगा स्टूडेंट? जरा बताओ ना मेरे को, कौन से स्टेट को होगा? देखते कितना जन को आता है. बांग्लादेश के आसपास कौन सा? याद रखना स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के आसपास वेस्ट बंगाल के आसपास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि मणिपुर, आसाम, मिजोरम, ये सब स्टेट्स को इफेक्ट होगा.
सो ऑलवेज रिमेंबर, हमारे कंट्री में जो भी फॉरेन पॉलिसी होगा स्टूडेंट्स, ये फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहला चीज याद रखना, हम जो भी नेबरिंग कंट्री के साथ डील करेंगे, याद रखना अपना कोई ना कोई तो स्टेट्स को इफेक्ट होगा। जैसे कि 2 लाइव एग्जांपल दिया मैंने तुम लोग को, वन इज अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका के साथ आप डील करोगे तो डायरेक्ट किसको इफेक्ट होगा? तमिलनाडु को। वैसे ही बांग्लादेश के साथ आप डील करोगे तो डायरेक्ट किसको इफेक्ट होगा? बांग्लादेश को। सो स्टूडेंट्स याद रखना, पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहला, एक और बार बोल रहा हूं, कोई भी फॉरेन पॉलिसी इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहला इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? रूलिंग पार्टी। एंड ये रूलिंग पार्टी को अपोज करने के लिए कितने हैं? ऑपोजिशन पार्टीज। ऑपोजिशन पार्टी हमारे कंट्री में कौन है? कांग्रेस। वेयरएज रूलिंग पार्टी हमारे कंट्री में कौन है? मैंने बताया था तुम लोग को, सबको मालूम है, नन अदर देन बीजेपी। अच्छा, बहुत जन के दिमाग में क्वेश्चन है, सर ऐसा क्यों इफेक्ट होता है? एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। याद है मैंने तुमको बताया था, श्रीलंका में जब राजीव गांधी का सरकार था, वो टाइम पे राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजा था, बराबर? पीस कीपिंग फोर्स क्यों भेजा था? वहां के एलटीटीओ को शांत करने के लिए, राइट? नो डाउट शांत तो हो गए फॉर टाइम बीइंग, लेकिन उसका बदला यही, तेलंगाना में अगर याद रहेगा, राजीव गांधी का रैली चल रहा था, वो टाइम पे वो लोग ने आके बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया था। एंड याद रखना, श्रीलंका में तमिलियंस भी रहते हैं, याद है ना, मैंने बताया था। वैसे ही बांग्लादेश में बहुत सारे बंगालीज लोग भी रहते हैं। तो याद रखना, ये इफेक्ट होना जरूरी है, होगा ही होगा। वैसे ही जम्मू कश्मीर में अगर मालूम रहेगा, कल अगर हम पाकिस्तान के साथ कुछ डील करते हैं तो पहला इफेक्ट किसको होता है? जम्मू कश्मीर में। याद है, पाकिस्तान के साथ आज हमारा दुश्मनी है, तो सबको मालूम है जम्मू कश्मीर के लोग परेशान है वो चीज से, राइट? सो अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉलिटिकल सिस्टम में अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी पॉलिसी हमको इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहला डिस्कशन किधर होगा? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा में जो भी डिस्कशन होगा, याद रखना लोकसभा में डिस्कशन होने के बाद ही वो चीज को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, वरना नहीं। याद रहेगा पक्का? अच्छा, नेक्स्ट इज इकोनॉमी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड इकोनॉमी? याद रखना, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इकोनॉमी क्या है? सिंपल बात है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। जो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो सबसे पावरफुल है। जो कंट्री इकोनॉमिकली वीक है वो सबसे पुअर है। जो कंट्री इकोनॉमिकली आगे है उसका पोजीशन हमेशा स्ट्रांग रहेगा। जो कंट्री इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसका पोजीशन हमेशा क्या रहेगा? वीक रहेगा। अच्छा, पोजीशन वाइज स्ट्रांग कंट्री आज के तारीख में कौन सा है? यूएसए। पोजीशन वाइज वीक कंट्री आज के तारीख में कौन सा है? बहुत सारा है, जैसे कि बांग्लादेश बोलो, श्रीलंका बोलो, नेपाल बोलो, भूटान बोलो, ये सब इकोनॉमिक वाइज वीक है। सो मेरा एग्जांपल है, ध्यान से सुनो। in modern times economic condition of any country has acquired a great importance। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी जो भी अपन बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, it is prepared on the basis of, ध्यान से सुनो, it is shaped by the needs of establishing economic relation with other country। आज अगर मैं बोलूं, इंडिया ने अपना रिलेशन किसके साथ अच्छा बना के रखा है? इजराइल के साथ। आज इजराइल अपने से इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, हमको आज इजराइल का मदद क्यों गिर रहा है? बिकॉज इजराइल हमको आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करता है। इजराइल हमको आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करता है, याद रहेगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, वापस मैं बोल रहा हूं, आज हमारा इजराइल के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। इजराइल के साथ रिलेशन क्यों अच्छा है? द रीजन इज, सबको मालूम है, इजराइल के साथ इसीलिए अच्छा है बिकॉज इजराइल हम लोग को पॉलिटिकली सपोर्ट करता है। इजराइल हम लोग को आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करता है। आज जैसे कि मैं बोलूं, फ्रांस के साथ हमने रिलेशन बनाया, बराबर? फ्रांस ने हमको वहां से क्या दिया? रफाइल फाइटर जेट्स, याद रहेगा। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वापस मैं बोल रहा हूँ, हम इजराइल को ज्यादा कुछ सप्लाई नहीं कर रहे, बट इजराइल का सपोर्ट हमको बहुत है। हमने फ्रांस को क्या दिया? पैसा तो दिया, बदले में फ्रांस ने हमको उनका टेक्नोलॉजी दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रफेल, याद रहेगा पक्का। सो अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, वापस मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को एक और चीज, टेक्नोलॉजिकली वाइज हमको, मैं एक और 2 कंट्री का नाम लेता हूँ। इवन जर्मन्स हमको मदद करते, रशियंस हमको मदद करते, इजराइल हमको मदद करते। वैसे ही फ्रांस ने हमको क्या देके मदद किया? रफेल। आज मालूम है ना, पहाड़ियों में हमने रफेल प्लेन्स रखा है। चाइना अगर अपने को मारा, चपटे लोग ने अगर हमको मारा, डायरेक्ट रफेल प्लेन छोड़ देंगे, दन 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 बॉम्बिंग होगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग है। ऑलवेज रिमेंबर, इन टुडेस वर्ल्ड याद रखना, the issue of economic security are as important as national security। A country is recognized to be a powerful in proportion to the economic security it enjoys। So countries having strong economy are less dependent on others। ये मैंने तुमको बताया। जो कंट्री पैसे से एकदम स्ट्रांग है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, बिकॉज वो पैसे से हर चीज खरीद सकता है। जो कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग, वो हमेशा आगे। जो कंट्री इकोनॉमिकली एकदम स्ट्रांग है वो हमेशा आगे है, वो हमेशा पावरफुल है, वो किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो कंट्री इकोनॉमिकली वीक है वो हमेशा किसी ना किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, इनका अपना खुद का तो कुछ है नहीं।
दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने क्या बताया, दो चीज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी पॉलिसीज डालता है, ऑपोजिशन पार्टी वो चीज के ऊपर क्वेश्चंस उठाता है। इकोनॉमी वाइज मैंने बोला हम वही कंट्री के साथ रिलेशन बनाएंगे जिससे हमको फायदा है। इजराइल से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है बिकॉज इजराइल से हमको बहुत मदद मिलता है, याद रहेगा। देयर इज नथिंग बट इकोनॉमी। नेक्स्ट ध्यान से सुना, नेशनल लीडरशिप। मतलब क्वेश्चन अराइजेस सर फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन डील करते हैं, जरा वो बताओ। ध्यान से सुनो, फॉरेन पॉलिसी में डील करने वाले कौन कौन है, ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं तुम लोग को नेशनल लीडर्स कौन कौन आते हैं। सबसे पहला जो डील करने में आता है दैट इज प्रेसिडेंट। सबसे पहला जो डील करने में फॉरेन पॉलिसी में आता है दैट इज नथिंग बट प्रेसिडेंट। कोई बता सकता है हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है स्टूडेंट्स, जरा बताओ ना, हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, बोलो 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 बोलो। बाप रे, किसी को नहीं मालूम। रामनाथ कोविंद, दिख रहा है, ये हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला कोई भी फॉरेन कंट्री के साथ डील करेंगे ना तो सबसे पहला कौन पहुंचेंगे मालूम है, रामनाथ कोविंद जी। उनके पीछे 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 कौन पहुंचेंगे मालूम है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जी कौन है हमारे कंट्री में, नरेंद्र मोदी जी। क्या बात है, ब्यूटीफुल, राइट। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के पीछे कौन पहुंचेंगे मालूम स्टूडेंट्स, फॉरेन मिनिस्टर। कोई बता सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री का, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो। सब नरेंद्र मोदी जी नहीं है बेटा, जयशंकर सुब्रमण्यम, याद रखना इनका नाम। फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जयशंकर सुब्रमण्यम। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद जी। प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जयशंकर सुब्रमण्यम, याद रहेगा। नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्टर कौन है, चलो ये तो बोलो, ये तो बोलो, राजनाथ सिंह। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। बेटा जो भी फॉरेन डीलिंग होगा ना सबसे पहला उसमें फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, उनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर एट द सेम टाइम। और एक जन है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए पैसे का तोलमोल कौन है, सबको मालूम है, निर्मला सीतारमण, बराबर ना, निर्मला, मालूम है ना। होम मिनिस्टर कौन है स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल है, सब लोग मालूम है। चलो बताओ होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। ये सारे इन्वॉल्व होते हैं एक डीलिंग में, दैट इज कौन सा डीलिंग, कोई पूछा याद रखना, जो भी फॉरेन कंट्री के साथ डील करना है स्टूडेंट्स, याद रखो ये 6 के 6 लोग इन्वॉल्व रहेंगे। वन इज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, याद रहेगा। हाँ बेटा पता है, अमित शाह जी को कोरोना पॉजिटिव है, ठीक भी हो जाएंगे, अच्छे होम मिनिस्टर है, डोंट वरी। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखना। नेशनल, तो हमने 3 चीज डिस्कस किया, वन इज पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी फॉरेन पॉलिसी आना है वो 2 हाउसेस में डिस्कस होता है। कौन से 2 हाउसेस में, फटाफट आंसर दो, कौन से 2 हाउसेस में डिक्लेयर होता है, कौन से 2 हाउसेस में होता है स्टूडेंट्स, कौन से 2 हाउसेस में, बताओ बताओ बताओ, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, याद रहेगा। अच्छा, रूलिंग पार्टी प्रपोज करते हैं, उसको अपोज कौन करता है, कौन सा पार्टी करता है स्टूडेंट्स, बोलो 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 बोलो। इट हैज बीन अपोज्ड बाय अपोजिशन पार्टी, ब्यूटीफुल, क्या बात है, सबको आंसर्स बैड है। चलो अच्छा, इकोनॉमी में जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, वो किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहता है क्या, यस और नो, यस और नो, यस और नो, नो नो नो। अच्छा, कोई पूछा नेशनल लीडरशिप में 6 कौन कौन लोग प्रेजेंट रहते हैं, सबको मालूम है। वन इज क्या बताया मैंने तुम लोग को, प्रेसिडेंट। चलो बताओ कौन कौन लोग रहता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट कौन रहता है, पीएम, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड कौन रहता है, होम मिनिस्टर, याद रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज नेशनल लीडरशिप में याद रखना स्टूडेंट्स, पर्सन होल्डिंग दिस पोजीशन, याद रखो स्टूडेंट्स, ट्राइज टू मेंटेन अ फॉरेन पॉलिसी, याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो, जब भी हम फॉरेन कंट्री के साथ डील करते हैं हमारा काम एक ही है, वो कंट्री के साथ हमको रिलेशन बनाए रखना है। जैसे कि मैं फेमस एग्जांपल देता हूं, तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में 5 कंट्रीज थे, बराबर, 5 कंट्रीज थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में 5 कंट्रीज, नॉन अलाइनमेंट जिन्होंने साइन किया था, उसमें से सबसे मेन रोल किसका था, सबको मालूम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा पक्का। सो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू कंट्रीब्यूटेड टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, याद रखना। एंड उसमें उसमें 5 कंट्री कौन से थे, मैंने तुमको बताया था, याद रहेगा, तो इजिप्ट, राइट, इंडोनेशिया, गाना, यूगोस्लाविया एंड इंडिया, याद रहेगा। एंड हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, सबको मालूम है, none other than पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा पक्का, 101%। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, बराबर। एट द सेम टाइम याद रखो मैं स्टूडेंट्स, एक और चीज बता रहा हूं, एक और डील हुआ था, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, वो टाइम पे हमारा रिलेशन चाइना के साथ हमने बहुत अच्छा बनाया था,
चाइना के साथ हमारा रिलेशन बनाने के टाइम पे कौन थे मालूम है? प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ये फर्स्ट बीजेपी पार्टी से हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बने थे। अच्छा प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत डेवलपमेंट लाया था वो टाइम पे हमारे कंट्री में। अब हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी है। इनके बाद भी जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी अच्छा डेवलपमेंट लाया था, नो डाउट। लेकिन ये सारे अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे जहाँ पे अपनी कंट्री में डेवलपमेंट नाम का चीज आया था और बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट आया था। याद रहेगा स्टूडेंट्स? 101% पक्का? ऑल सेट? 100। सो नेशनल लीडरशिप कौन कौन था? मैंने बोला था कौन कौन इन्वॉल्व था? बताओ 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 बताओ, कौन कौन इन्वॉल्व है नेशनल लीडरशिप में? चलो फटाफट मेरे को बताओ। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बाद कौन थे स्टूडेंट्स? बताओ बताओ बताओ। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ 6 लोग थे। कौन थे? होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड क्या था मैंने बताया था? याद रहेगा सबको? 101% सबका डाउट क्लियर है यहाँ तक? पक्का? यस और नो? डाउट है कुछ यहाँ तक? एंड लास्ट वन जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज नथिंग बट अबाउट, किसके बारे में हम पढ़ेंगे? याद रखना स्टूडेंट्स, लास्ट चीज जिसके बारे में पढ़ेंगे दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। याद रखना स्टूडेंट्स, एक बार लीडर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स डील करके जब आ जाते उसके बाद पूरा पेपर वर्क वगैरह रहता है, पूरा डिप्लोमैट्स वगैरह रहते हैं जिनको डील करना पड़ता है कि कैसा ये डील को आगे बढ़ाए। ये चीज में कौन रहता है? सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लुक्स आफ्टर एंटायर डीलिंग, बराबर। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी के बाद एम्बेसीज, एम्बेसीज उसके बाद एम्बेसीज के बाद क्या क्या आया था? डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स याद रखना, फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स। ये सारे के सारे लोग हैं जो पूरा फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, ध्यान से परखते हैं एंड इनका काम रहता है ये चीज को आगे बढ़ाना। दिमाग में घूमता रहेगा सर एम्बेसी क्या है? स्टूडेंट्स याद रखना, हर फॉरेन कंट्री में हमारे लोग होते हैं जो वो पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, फ्रांस में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ ना इंडियंस को, तो इंडियंस क्या करेंगे मालूम है? इंडियन एम्बेसी में जाके अपना प्रॉब्लम रिपोर्ट करेंगे एंड फिर इंडियन एम्बेसी फ्रेंच गवर्नमेंट से बात करेगा, फिर जाके वो लोग अपने को मदद करेंगे। वैसा हर कंट्री में अपना एम्बेसी है। यूएस में भी इंडियन एम्बेसी है, बराबर। सो यूएस में अगर हमारे इंडियंस को कुछ तकलीफ हो गया, वो लोग पहला जाके रिपोर्ट किधर करेंगे? इंडियन एम्बेसी में। फिर इंडियन एम्बेसी वो लोग को मदद करने में आगे बढ़ेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज एम्बेसी। तुम कोई भी फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वहां पे अपने को अपना एम्बेसी मिलेगा और वहां पे जाके अपने को अपना, इवन चाइना में भी अपना एम्बेसी है। बहुत सारे इंडियंस चाइनीज के साथ डील करते हैं, नहीं करते, लेकिन चाइना में भी अपना एम्बेसी है। एम्बेसी का काम ही होता है कि वो कंट्री में अपने लोगों को बचाए। पाकिस्तान में नहीं है बेटा, पाकिस्तान में एम्बेसी रख के क्या करेगा? समझा? एम्बेसी नाम के लिए रखते हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन उनका कुछ ज्यादा रोल नहीं होता है। इंडियन अभी देखो यूएस का, हमारे यहाँ पे यूएस काउंसिलेट है, मालूम है? तुम लोग महालक्ष्मी में जाओगे ना, वहां पे यूएस काउंसिल, तुमको यूएस जाना है तो पहला उधर तुम लोग को पूरा पेपर वर्क वगैरह करना पड़ेगा, वीजा। वैसा हमारे इंडिया का एम्बेसीज अलग अलग कंट्री में, तो हर देश में तुम जाओ इंडियन एम्बेसी तुमको मिलेगा। तो वहां पे तुम जाने के बाद तुमको कोई प्रॉब्लम हुआ तो पहला तुमको रिपोर्ट करना पड़ता है इंडियन एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी फिर तुमको मदद करेगी। याद रहेगा? ऑल सेट? डन? यस, इंडिया में, पाकिस्तान, हर जगह पे बेटा, समझ लो। यहाँ तक कुछ डाउट? पक्का? सो हमने 5 पॉइंट पढ़ा था स्टूडेंट्स, याद रखना। पहला हमने पढ़ा था पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर के बाद हमने पढ़ा था नेशनल लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप से पहला इकोनॉमी पढ़ा, एंड लास्ट वाला अभी जो हमने पढ़ा दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। तो कोई पूछा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में कौन आएगा, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसीज एंड क्या बोला था मैंने? डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स। यहाँ तक कुछ डाउट? पक्का? तो ये फटाफट लिख लो। तो नेशनल लीडरशिप लिखो, नेशनल लीडरशिप। डन? देखो बेटा, फ्रांस और रशिया के बीच में अगर वॉर हुआ तो हमारा मदद तो पहली बात लेगी नहीं, हमारे पास मदद करने के लिए कुछ है नहीं, उन लोग के पास अपने से ज्यादा एडवांटेज है। हाँ, हमारे कुछ लोग रहेंगे यहाँ पे, ठुल्ले टपोरी लोग, सबको जाओ चलो मारा मारी के लिए वापर सकते, लेकिन ऐसा तो हमारा मदद कोई लेगा नहीं। समझो बेटा, हम उन लोग से बहुत टेक्नोलॉजिकल वाइज, बहुत टेक्नोलॉजी इस बहुत पीछे।
याद रहेगा। फॉरेन मिनिस्टर बताया ना बेटा, जयशंकर सुब्रमण्यम। डन। ऑल सेट। नेक्स्ट बुक में हेडिंग डालो रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। नहीं हुआ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स आर दोस ऑफिसर्स जो कंट्रीज का जो भी प्रॉब्लम रहता है उस पर डील करते हैं। जैसे कि इंडिया से कोई बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स वहां गए तो उनका रहना पीना खाना देखना सब कुछ ये सब डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स देखते हैं। बड़े बड़े कुछ डीलिंग हुआ तो सबसे पहला वो लोग पहुंचेंगे। चाइना और पाकिस्तान का वॉर हुआ तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? हम किसी को नहीं सपोर्ट करेंगे, हम दोनों को पिन मारेंगे, लड़ो आपस में मरो। हम बेटा किसी को नहीं। डन। ये स्क्रीनशॉट ले लो। होम मिनिस्टर का तो जॉब बहुत है बेटा, हर कंट्री में नया पॉलिसी। आज अमित शाह जी क्या कर रहे हैं देख रहे हो ना, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ। डन। यस याशिका समझ गया, मेरे को हिस्ट्री पेपर इजी था। आगे बढ़ते हैं हम। यस ऑफ कोर्स इंडिया को सपोर्ट करेगा ना अमेरिका, इंडिया चाइना हुआ तो। डन डन। ऑल सेट। चलो रिलेशनशिप विद अदर नेशंस, ध्यान से सुनो, बहुत इजी चैप्टर है। अच्छा स्टूडेंट मेरे को ये पूछना है, ये चैप्टर पूरा है क्या तुम लोगों के लिए? बहुत सारे स्कूल्स में चैप्टर ओमिट करते हैं लास्ट वाला पार्ट, आप लोगों को पूरा है? पूरा है ना? ठीक है चलो, नो इश्यूज। अच्छा स्टूडेंट मेरे को जरा बताओ ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था? व्हेन? इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था जरा बताओ? 1947। अब 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे जरा बताओ? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीजेएन नहीं, पूरा नाम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मानते हो बात? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए थे, ध्यान से सुनना, उन्होंने बहुत सारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाया था, गाइडलाइंस बनाया था फॉरेन पॉलिसीज के लिए। अब क्वेश्चंस दिमाग में रहेगा, सर ये गाइडलाइंस किस में थे? याद रखना स्टूडेंट्स, ये गाइडलाइंस किस में मेंशन किया था मालूम है? आर्टिकल 51। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके सारे गाइडलाइंस, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस किस पे मेंशन किए थे? याद रखना, इट वाज मेंशन्ड इन आर्टिकल 51। सो आर्टिकल 15 नहीं बेटा, वो पिक्चर अलग है। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन था ओबीसी एससी एसटी को, बट आर्टिकल 51 में क्या मेंशन किया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब जो भी फॉरेन पॉलिसीज होएगा उसका सर्टेन गाइडलाइंस है, सर्टेन फ्रेमवर्क है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये सारे किसमें मेंशन किए? आर्टिकल 51। ये सिर्फ तुमको याद रखना, याद रखना। इसके साथ साथ याद रखना, इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि फॉरेन पॉलिसी हम कोई भी कंट्री के साथ डील करेंगे, हमारा सबसे पहला एम क्या रहना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। इनका सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या था मालूम है? दैट इज टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन। आज इंडिया किससे ना जानबूझ के लड़ने नहीं जाता है, ये फैक्ट है। आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग नेशंस। आज चाहे तो हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान है ही ऐसा कंट्री कि वो लोग हमारे साथ रिलेशन बनाना ही नहीं चाहते। सो हमारा मेन डिफेंस का काम है मालूम है? पहला वॉर मत करो, रिलेशन अच्छा बनाओ। अगर सामने वाला कंट्री नहीं समझता रहेगा तो वॉर के लिए जाओ। वही चीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। सेकेंड, अभी फ्रेंडली रिलेशन जिस दिन बनेगा स्टूडेंट्स, याद रखना, उस दिन एक चीज होगा, आपस में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। सबसे पहला चीज है, कंट्री के अंदर का यूनिटी मेंटेन करो। मैं एक बात बता रहा हूं, इंडिया एक ही कंट्री है जहां पे एक रिलीजन नहीं है, बहुत सारे रिलीजन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडिया एक ही कंट्री है जहां पे एक रिलीजन नहीं है, बहुत सारे रिलीजन है। एंड याद रखना, ये जितने भी सारे रिलीजन है उन सबको आपस में एक ही चीज मेंटेन करना है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। एंड सच बोलता हूं, कई हद तक हमारे कंट्री में यूनिटी मेंटेन हुआ है।
इमेजिन करो ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी और एक टाइप का रिलीजन हमारे कंट्री में, बट स्टिल इंडिया में यूनिटी और इंटेग्रिटी। बाकी कोई जगह बताओ मेरे को। श्रीलंका का एग्जांपल देता हूँ। श्रीलंका में दो टाइप के रिलीजन है, एक सेनालीज और एक तमिलियंस। आपस में दोनों का पट्टा नहीं है, झगड़ा मतलब खून खराबा वहां पे होता है। सोचो, दो रिलीजन आपस में जम नहीं रहे। हमारे यहाँ पे तो इतने सारे रिलीजन है और सब एक साथ रह रहे। तो इंडिया का मेन पॉलिसी यही था, सबसे पहला फ्रेंडली रिलेशन बनाओ नेबरिंग कंट्रीज में, ड्यू टू विच कंट्री के अंदर हमारा एक चीज आएगा, दैट इज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। थर्ड, ध्यान से सुना, दैट इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन। हमारे लोग जितने भी लोग हैं उन सबका बेनिफिट होना चाहिए, भलाई होना चाहिए। प्लस हमारे जितने भी लोग बाहर हैं, अगर उन लोग वहां पे तकलीफ में होंगे तो इंडियन कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको सेफली यहाँ पे लेकर आए। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे हमारे लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में फंसे थे। हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने एयरलिफ्ट किया उनको, मतलब यहाँ से एरोप्लेन्स भेजे थे, यहाँ से स्टूडेंट्स लोग के लिए एरोप्लेन्स भेजे थे, उनको बिठाए और उनको वापस लेके आए। सोचो, बहुत सारे कंट्रीज ने तो छोड़ दिया, तुम जब आना है आओ, लेकिन हमारे इंडियंस लोग ने मदद की है वो टाइम पे। इतना ही नहीं, तुमको मैं एक और चीज बता रहा हूँ, तुमको एक और चीज बताता हूँ। इसराइल में, इराक में हमारे बहुत सारे लोग फंसे थे, हमारे साथ साथ बाकी कंट्रीज के भी लोग फंसे थे। तो इराक गवर्नमेंट के साथ हमारा रिलेशन अच्छा था। एंड वो टाइम पे सुषमा स्वराज है ना, हमारे यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया था, हमारे इंडिया में लेके आया था। प्लस बाकी कंट्रीज के भी जो फंसे थे उनको भी एयरलिफ्ट करके वापस लेके आया था। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमारा एक चीज है, दैट इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड फ्रेंडली रिलेशन। एट द सेम टाइम एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन। सबको मालूम है सबसे मेन चीज, दैट इज नथिंग बट टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन। हर कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा बनाओ। आज हमने देखो फ्रांस के साथ रफेल मंगाया, पैसा दिया, हमारा रिलेशन अच्छा है। चाहता तो फ्रांस बोल सकता था हमको नहीं देना है हमारा टेक्नोलॉजी, तुमको जो करना है करो, मानते हो, लेकिन फिर भी हमको मदद किया, उनका टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर किया, आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉरेन पॉलिसी में हमारा सबसे मेन मकसद, जो मैं येलो शेडेड रीजन किया, सबसे पहला क्या बोला था, फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री। पाकिस्तान के साथ भी हमको फ्रेंडली बनाना है रिलेशन, लेकिन बोलो ना, कुत्ते का धुन कितना भी सीधा करो, सीधा होते क्या बेटा, नहीं होते। हमारे से लड़ते रहते, झगड़ते रहते, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते अच्छा करने का, लेकिन सुनते नहीं हो, राइट। सेकंड इज टू यूनिटी, टू प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। थर्ड वन क्या बोला था, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन, हर एक लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन। ये 4 पॉइंट याद रखो, एग्जाम में आएगा। अदर मेन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला क्या बताया मैंने, फ्रेंडली रिलेशन, जिसकी वजह से यूनिटी आएगा, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट यानी कि लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन। ये 4 पॉइंट लिखो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। इंडिया और पाकिस्तान का दोस्ती हुआ तो क्या होगा, अच्छा होगा, उनको भी फायदा है, हमको भी फायदा है। किसको झगड़ने में मजा आता है, मेरे को बताना बेटा, खून खराबे में किसको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। बहुत अच्छा रिलेशन। ये देखो येलो शेडेड रीजन दिख रहा है, छापो। पहला तो चपटे लोग से दोस्ती होना चाहिए अपना, चाइना, उनसे दोस्ती होगा तो अच्छा है बेटा। क्वेश्चन आंसर नहीं, सिर्फ ये लिखो, येलो शेडेड रीजन। सर चाइना को खत्म कर देना चाहिए बेटा, मूंगी थोड़ी है खत्म करेगा इसी जल्दी। डन। इंडिया सबसे दोस्ती करता है तो क्या इंडिया सबसे डरता है? देखो बेटा, डरने का सवाल नहीं। डरना किसको बोलते हैं, जब हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन कुछ नहीं रहेगा, हमारा मिलिट्री बैकअप अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, तो डरने का क्या बात है इसमें। हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ना किसको पसंद है बेटा? अगर दोस्ती मोहब्बत प्यार मोहब्बत से बात खत्म होता है तो लड़के मतलब है वॉर करके। वॉर करेगा तो नुकसान हमारा भी है, नुकसान उनका भी है कि नहीं? वॉर अगर एक बार होता है ना, हम 5 से 10 साल पीछे चले जाते। सोचो, कंट्री का इकोनॉमी उतना हिट होता है, इफेक्ट होता है, बिकॉज कंट्री में जो भी इकोनॉमी पैसा जमा होता है वो सब पैसा कंट्री वॉर में यानी कि डिफेंस के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो टाइम पे। समझा? चलो डन हो गया सबका, लिखे ऑल सेट। तो 4 पॉइंट याद रखना, वन इज टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन, सेकंड वन इज टू क्रिएट यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, थर्ड वन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन एंड टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन। याद रखा।
101%। ध्यान से सुनो, अभी रिव्यू करके इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्या क्या है, ध्यान से सुनो। ये सब चीजें हमारा हो गया, वापस में जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। दो स्टेज में, वन इज बिफोर 1990, सेकंड वन इज आफ्टर 1990। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देखते तुमको आंसर कितना है। सेकंड चैप्टर में हमारा हो गया, वही चीज हमको वापस रिवाइज है यहाँ पे, याद रखना। हाँ, बहुत इजी पार्ट है ये। बहुत सारे स्कूल्स को ये चीज ऑमिट किया है। द रीजन इज, बहुत सारे स्कूल्स को ऑमिट क्यों किया है, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स सेकंड चैप्टर में ये सब चीज फॉलो करते हैं, और हमारा सेकंड चैप्टर हो चुका है, राइट। हम फिर भी फॉलो करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहला स्टूडेंट, मेरे को एक सिंपल बात बताओ, सबसे पहला फॉरेन पॉलिसी हमारे कंट्री में लाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मकसद एक ही चीज था, हमको पीस मेंटेन करना है, हर एक कंट्री के साथ रिलेशन बेटर बनाना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, वो टाइम पे एक वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया वर्सेस डैश। कोई बता सकते किसके साथ हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप? चाइना। हम वो वॉर जीते कि हारे थे? हार गए थे, मानते ना, इंडिया हार गया था। अच्छा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए थे, जरा बताओ ना, देखते कितना जन को आता है। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के टर्म में इंडिया का वॉर हुआ था, कौन से कंट्री के साथ? पाकिस्तान। मानते? कौन जीता था, इंडिया की पाकिस्तान? कौन जीता था स्टूडेंट्स? इंडिया जीता था, बराबर ना? बराबर जा रहे हो, ध्यान से सुनो। आज पाकिस्तान हमसे हार, बराबर। पाकिस्तान ने एक ही चीज किया, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। पाकिस्तान का दुश्मन कौन? इंडिया। इंडिया का दुश्मन कौन? चाइना। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, मतलब पाकिस्तान और चाइना क्या हो गया? दोस्त बन गए। आज इंडिया बीच में है, बाजू में चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान। सोचो, इंडिया को अगर वॉर करना है तो दोनों बाजू संभालना पड़ेगा। मानते हो बात? पक्का? सो नेक्स्ट पार्ट ध्यान से सुनो। अभी एक और फीचर, इन द बिगिनिंग इंडिया डिसाइडेड टू इंप्रूव रिलेशन। सबसे पहले इंडिया का मकसद एक ही चीज था, सब एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाओ। लेकिन एशिया में एक कंट्री ऐसा है जिसको हमारे साथ रिलेशन बनाना ही नहीं था, वो कौन था? पाकिस्तान। सबको मालूम है। पाकिस्तान के अलावा दूसरा कंट्री था जिसको हमारे साथ रिलेशन अच्छा नहीं बनाना था, वो था क्या था? चाइना। सबको मालूम है, 101%। इसीलिए कुछ कंट्रीज ने सुपर पावर नेशंस के साथ अपना दोस्ती बनाया था, याद है? कुछ कंट्री सपोर्टेड अमेरिका, सम कंट्री सपोर्टेड सोवियत यूनियन। कुछ लोग ने अमेरिका का साथ दिया, कुछ लोगों ने सोवियत यूनियन का साथ दिया। मतलब कुछ लोगों ने अमेरिका के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन किया, कुछ लोगों ने सोवियत यूनियन। बट इंडिया बोला हम दोनों के साथ नहीं जाएगा, हम यहां से भी मजा लेगा, वहां से भी मजा लेगा, हम हमारा खुद का अलग 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 एक मूवमेंट बनाएगा। कौन सा था स्टूडेंट्स वो मूवमेंट, जरा बताओ ना मेरे को। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एक नंबर। याद है मैंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बात किया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करने वाले कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? सबसे मेन दिमाग कौन था? बोलो 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 बोलो। नेहरू जी। बेटा इज्जत दो, नेहरू लिखा है, सगे वाला है। पर नाम दे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा पक्का। देखो वही चीज रिपीट हो रहा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज वापस वापस रिपीट हो रहा है इधर। ध्यान से सुनो अभी, नेक्स्ट ध्यान से सुनो। अब कुछ कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट साइन किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में मैंने तुम लोग को बताया था, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज में सबसे पहला पीस एंड फ्रीडम था। लेकिन इसमें 5 कंट्रीज थे। कौन से 5 कंट्रीज थे स्टूडेंट्स, को बता सकते हैं मेरे को? इंडिया, इजिप्ट, और कौन था? गाना, उसके बाद कौन था? युगोस्लाविया, एंड लास्ट वन कौन था स्टूडेंट्स? इंडोनेशिया। याद रहेगा ना? चलो माय क्वेश्चन इज, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, इंडिया जीता था, राइट। उसके बाद 1971 में हमने एक कंट्री को सपोर्ट किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। कौन सा कंट्री था स्टूडेंट्स, कोई बता सकते हैं? बांग्ला। कौन है वानाडी, जर्मनी लिख रहे हैं। बांग्लादेश। कौन बोला था मैंने? बांग्लादेश। याद रहेगा। सो वॉर हैपेंड, याद रखना, वॉर हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कब कब हुआ था? 1965 में, दूसरा 1971 में। 1947 इधर क्या मालूम कौन से हिसाब से लिखा है, डोंट वरी, है कि नहीं? ठीक है, ये देखो वॉर में अपना सोल्जर लोग क्या लड़ जाते थे। 1947 में पार्टीशन वॉर हुआ था, मतलब उसको वॉर में नहीं कंसीडर करते, लेकिन फिर भी तुम लोग समझ जाओ। देखो इधर देखो, 1999 में भी हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखो कैसा मिलिट्री लड़ता था, बंदूक से पहला मिलिट्री पहुंच जाता था उधर, गोली से पहला। देखो कारगिल वॉर, हीरोज है सब लोग, ये लोग अपने। सोचो देश में 3 वॉर लड़ा था, 1965, 1971, 1999, तीनों वॉर में मुंह के बल गिरा दिया था पाकिस्तान को हमने। दिख रहा राइफल सब। पहला तो राइफल बोलते ना स्टूडेंट्स, ऐसा राइफल था कि बहुत सारे इंडियन जब भी शूट करते थे ना, तो पीछे का जो
बुलेट ये है ना, वो पीछे उड़ता था, गरम गरम बुलेट। तो अभी तो फिर भी AK-47 आया, एकदम बेस्ट राइफल्स है। पहले तो एकदम हालत खराब था इंडियन मिलिट्री का, लेकिन फिर भी जंग जीत के आ गए हम, है कि नहीं? इतने वॉर के बाद भी पाकिस्तान को अक्कल नहीं बेटा, क्योंकि अक्कल दिमाग में नहीं है, घुटने में बेटा, कैसा अक्कल रहेगा, है कि नहीं? नया तलक कुछ डाउट्स? पक्का 101% सबका डाउट क्लियर है यहाँ तलक? हाँ, तो ये चैप्टर का लास्ट पार्ट पूरा सेकंड चैप्टर में है। नेक्स्ट लेक्चर अभी कौन सा टॉपिक बचा है तुम लोग का एक्स्ट्रा, मेरे को जरा बताओ ना, कोई टॉपिक बचा है? स्टोरी बेटा चाचा होके मैं स्टोरी सुनाएगा बार बार, लोरी सुनेगा लोरी। अच्छा थर्ड चैप्टर है, हिस्ट्री थर्ड चैप्टर है किसी को? नो। यस, विच स्कूल साइदाम, विच स्कूल? ओके, तो चैप्टर यहाँ पे खत्म करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वही चीज है रिपीट, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग। अच्छा, वाडिया स्कूल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अरे बाप रे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, विल मीट, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय। ध्रुव सर, ध्रुव सर।